हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था 4.6। अब मैं 4.6 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानी बुक से पढ़ाता हूँ। तो पुरानी बुक में जो है वो सिलेबस ज़्यादा है और नई बुक में जो है वो सिलेबस कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो एक्सरसाइज है वो हटा दी गई थी आपके सिलेबस से कोरोना के कारण। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में एक इंट्रोडक्शन पेज पर भी दे रखा है कि भाई क्यों हटाई गई। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे, हमने बट प्रॉब्लम्स देखी थी। और मैं आपको बोलूंगा कि जनरली क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा? क्योंकि क्या होता है कि टीचर हमेशा ऐसा क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या हो कवर हो। अब आप यहाँ से देखो, आप माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, बट प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करना, इक्वेशंस बनाना, कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पर, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या करता है टीचर जनरली कि ऐसे क्वेश्चंस डालने की कोशिश करता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए, जिसके कारण वो एक दो क्वेश्चन से ही आपका नॉलेज जान ले कि हाँ भाई आप पढ़कर आए हो कि नहीं आए हो। ठीक है, अभी 12th का रिजल्ट भी आया रिसेंटली और मेरे दो बच्चों ने काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं। एक है सोहानी चौहान जिसने 90 मार्क्स लेकर आई है, और एक है सोहम संगिनी जिसके 85 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। मैंने इन दोनों बच्चों को सिर्फ मैथ्स पढ़ाई थी, तो मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे। दो बच्चों से अभी तक मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया है, उन लोगों से भी मैं जल्दी कांटेक्ट करके पूछूंगा कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके मार्क्स शायद ज़्यादा अच्छे नहीं आए हों, क्योंकि मैं उन लोगों से एक्चुअली लास्ट के 3 महीने में मिला था, क्योंकि मैं दिल्ली गया था। तो वहाँ पर मैं लास्ट के 3 महीने में उन लोगों से मिला था, और ये दो बच्चे जो है इनको मैं पर्सनली स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा था, मतलब पूरे सेशन से पढ़ाया है। तो एक बच्चे के मार्क्स 90 रहे मैथ्स में और एक बच्चे के मार्क्स 85 रहे हैं, और उसका रिजल्ट ओवरऑल 90% रहा है, और उसका ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो कुछ 92% रहा है, जो जिस गर्ल को मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला था, तो आज वीडियो आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है, और सॉरी वो क्या हो गया कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं कुछ कारण से। मैं आपके सिलेबस को ही देख रहा था, और देखने के अलावा मैं एक्चुअली क्या है थोड़ा सा खुद डिस्टर्ब था अपनी लाइफ से, जिसके कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाया। अब ऐसा नहीं है कि भैया आप ऐसे में कहीं बीच में कभी बोल दोगे कि मैं खुद की लाइफ से डिस्टर्ब हूँ और ये वो, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। क्या है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके भी हॉलीडेज चल रहे थे, अभी मैंने छुट्टी दे रखी थी, तो आपका सिलेबस जो है वो टाइम पर कवर कराऊंगा और सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 4.6। देखो क्या होता है कि मेरे पास कोई बात करने को है नहीं अभी, एक्चुअली मैं अकेला रहता हूँ, अकेला पढ़ता हूँ। तो इस वीडियो के मीडियम के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग में से कुछ बच्चे मुझे पर्सनली कमेंट करें, बताएं कि भैया मैथ्स में क्या दिक्कत आ रही है। तो इसलिए बस मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने उस दिन देख लिया था, क्या देख लिया था भाई, हम लोगों ने उस दिन देख लिया था कि हम लोगों ने एग्जाम्पल सारे कर लिए थे, और एग्जाम्पल नंबर 29 में एक मिसप्रिंट भी था। ठीक है, चलिए। तो 4.6 आज मैं उठा लेता हूँ आपके सामने। देखो एक्चुअली तो क्या सारे क्वेश्चन सेम है, मुझे उम्मीद है कि आपसे बन गए होंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू सिक्स क्या है, सिर्फ कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट चेक करना है, इनकंसिस्टेंट चेक करना है, उनकी सिर्फ कंसिस्टेंसी है जो चेक करनी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि उसका डिटरमिनेंट निकाला होगा, जिस भी डिटरमिनेंट 0 आ गया होगा वो सब इनकंसिस्टेंट होंगे, और जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आया होगा वो सब कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। अब हम लोग आते हैं 7 to 12th क्वेश्चन पर, नहीं 7 to 14th क्वेश्चन पर। ये सारे क्या है, आपको इनको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक मेथड। तो सारा वही टेंड्रम यूज करना है, और उसके बाद 15th और 16th ये दो अच्छे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और 15th क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पिछले 3 4 5 साल से रेगुलर ही आ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, और इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं की है, सेम चीज है, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग कर दिया। देखिए एक सिंपल सी चीज समझिए, जो टीचर होता है ना वो आपको देखो सेम ही क्वेश्चन देगा, डिजिट्स भी सेम ही रखेगा, क्योंकि भाई 1 to 10 तो सेम डिजिट्स है, कितने नंबर ही चेंज कर सकता है। अब एक चीज समझिए, वो सिर्फ आपको फ्रेमिंग चेंज करने की कोशिश करेगा हर बार पेपर में। क्यों? क्योंकि जब वो नया क्वेश्चन देगा ना, तो पुराने क्वेश्चंस में तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यार इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन एक्चुअली में सोचो, जो बोर्ड्स में बैठे वो हमसे कितने ज्यादा टैलेंटेड, कितने ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, जो इतने टाइम से पेपर बना रहे हैं। तो कोशिश करते हैं वो लोग कि मतलब नए क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो, मतलब क्वेश्चन की सिर्फ फ्रेमिंग चेंज होती है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। आपको फ्रेमिंग पर ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये मैं आपको ट्राई कराऊंगा। तो ये क्यों ट्राई कराऊंगा? ताकि हम लोग पैटर्न समझेंगे कि हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस तरह से फ्रेम किया जाता है। तो ये सारी चीजें,
तो चलो मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेता हूँ, एक ऐसे ही रैंडम, ताकि रिवीजन हो जाए और फिर 15-16 में आपको सॉल्व कराता हूँ। तो पहले मैं 1 to 12 में, जैसे 1 to 6 तो बहुत इजी क्वेश्चन है तो उसकी तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। पहले आप क्वेश्चन 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 1 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। अब भाई आपसे बोल रखा है कि पहली चीज इसमें तो सिर्फ नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? कि सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें इसमें ध्यान नहीं देंगे। तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। तो चलो क्या करें, मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स कैसे बनेगी? 5 -1 4, ठीक है, 2 3 5। आपको इसकी मैट्रिक्स नहीं बनानी है, सिर्फ आपको इसी की मैट्रिक्स बनानी है। और एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार टीचर खेल जाता है कि -2y को यहाँ लिख के और 6z को यहाँ लिख देगा, इसको +6z कर देगा, इसको -2y कर देगा और आप यहाँ 6 लिख दोगे, यहाँ -2 लिख दोगे। तो ये गलती नहीं हो, ध्यान रखना कि इस तरह से ही कई बार क्या होता है कि टीचर है खेल जाते हैं इस तरह से, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट? मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक अपनी कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए होंगे। चलो तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 3 5 -2 और 6 माइनस माइनस +1, ये छुपाए तो ये आया 2 5 5 6 प्लस 4, ये छुपाए तो ये आया 2 3 5 -2, तो ये कितना आ गया 5 3 6 18 माइनस माइनस 10, तो प्लस का 10 प्लस 1 12 -25 प्लस 4 -4 -15। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी यही आया होगा। तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 28 × 5 कितना होता है करके देखना, प्लस तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -25, तो ये हो जाएगा -13, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा -19 और तो ये हो जाएगा -19 × 4। चलिए देख लेते हैं 2 मिनट। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा ये। ठीक है, 20 तो 100 हो जाएगा, 5 × 40। तो देखो मैंने आपको टेबल भी सिखाए थे उस दिन, तो इस टेबल को तोड़ो 28 × 5 को, 20 को अलग तोड़ लिया, 8 को अलग तोड़ लिया, 5 20 100 होता है, 5 8 40 होता है, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 140 आ गया। देखिए आप 28 का टेबल भी सीख गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये -30, अब 19 × 4, तो ध्यान से देखो 10 और 9 40 और 76, वो सॉरी 40 और 36। कैसे? 19 को तोड़ा 10 में और 9 में, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 4 आपका हेड है। तो आप इस तरह से करके देखा करो, ये हो गया 40, ये हो गया 36, तो हो गया 76। तो चलो ये हो गया -76। अब इनको करो तो 9 और ये हो गया 89 - 140, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 51, और 51 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर है देन A इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपने इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इस तरह से प्रोसेस की जाती है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी कि भाई जब भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो इनकंसिस्टेंट, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो कंसिस्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। अब हम इस नेक्स्ट स्लैब में चलते हैं, वो नेक्स्ट स्लैब देख लेते हैं क्या है, तो उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 to 12। अब वैसे तो यार आप लोग होते तो मुझे कमेंट करते भैया ये वाला क्वेश्चन कराओ, भैया ये वाला क्वेश्चन कराओ। चलो अभी नहीं हो तो आप ही की तरफ से मैं कोई क्वेश्चन सोच लेता हूँ। खतरनाक से कौन सा क्वेश्चन होगा यार? ये दिख रहा है खतरनाक से 11th क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी डाला हुआ है। तो चलो बच्चों को मुझे हो सकता है कि ये ज़्यादा दिक्कत दे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ही उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3y2, 3y - 5z = 9। अरे इधर तो x ही गायब हो गया। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बच्चों को परेशान कर सकता है, और मेरे स्टूडेंट्स को कोई मैथ्स का क्वेश्चन परेशान करे ये मुझे पसंद नहीं।
समझ आई बात। मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन परेशान नहीं करे, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में सिखाया था, क्या सिखाया था कि क्वेश्चन को घूरो। क्यों घूरना ज़रूरी है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को घूरोगे, जैसे आप कहीं बाहर खेलने जाते हो, मैंने बताई थी वो स्टोरी कि भाई कोई फुटबॉल खेल रहा है और आप उन्हें बहुत देर से देखे जा रहे हो, तो वो भी आपको वेव कर देंगे, हेलो खेलोगे क्या हमारे साथ? तो आप भी चले जाते हो, हाँ खेलेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, क्या खेलोगे मेरे साथ? हाँ खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 0x+। जीरो क्यों लिख दिया? क्योंकि x है ही नहीं तो जीरो, जहाँ x होता है वहाँ लिखा होता है तो वो 1x होता है। अभी एक्चुअली में ये क्या है, x है तो मतलब 1x है, ये माइनस बन जाएगा, जहाँ है नहीं वहाँ 0x। तो चलो इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ये हो गया हमारा काम। एक मैट्रिक्स ये बन गई, एक मैट्रिक्स ये बन गई। क्यों? क्योंकि हम बनाएंगे ax = b। यही तो फॉर्म बनाना है हमें, बस इसी फॉर्म को लेकर चलना है। एक हो जाएगा 1 3/2 और 9। तो यही हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल था जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगता। तो हमने ये बना लिया है, तो अब हमारे पास a है, तो हमें a का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। और a का इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, और एक बार डिटरमिनेंट भी तो निकालना पड़ेगा भाई। अगर इसका डिटरमिनेंट ही 0 आ गया तो फिर तो इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हमारे पास जो x की वैल्यूज, मतलब x बोले तो x मैट्रिक्स की वैल्यूज ही नहीं आएगी। तो चलो पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, और डिटरमिनेंट चेक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? हाँ, तो हम पहले एक काम करते हैं, चलो देखो, अब आप लोग चाहते तो एक तरह से और कर सकते थे, कुछ बच्चों ने इसको और अलग तरह से लिया होगा। क्या लिया होगा? अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ करा दूं, कैसे करा दूं? ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, समझना। तो ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये हमारा जो नॉर्मल फ्रैक्शन है ना, ये हट जाएगा। अब इस तरह इसको, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जिस तरह से आपका मन करे। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसका 2 का जो मल्टीप्लाई करा ही दिया है, तो फिर यहाँ से भी हटा देते हैं और इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो ये हो गया 2z। तो ये कर सकते हो आप। तो ये जो वो बनेगी, ये नई मैट्रिक्स, ये किस तरह से बन जाएगी? ये बनेगी 2 -4 और ये हो जाएगा -2। देखो कोई चेंजेस नहीं आया है, बस आपने इस वाले 2 को इधर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया है। आप तो ऐसा तो कर सकते हो ना भाई, अगर मैं इस इक्वेशन से कॉमन लेकर उधर भेज सकता हूँ, तो मैं उस वाली जो 2 है उसको यहाँ लाकर भी क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो चलो अब इसका क्या निकालते हैं? माइनस निकालते हैं, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैं डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूँ, a11 a12 a13। अब ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप लोग ऐसे मत लिख लेना। इसका मतलब क्या है कि भैया ऐसे और ऐसे क्या कर रहे हो आप? तो देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है, कहीं किस जगह पर क्या गलती होती है वो ध्यान दिलाता हूँ, ठीक है। अभी आप लोगों के मेरे डाउट्स ले नहीं सकता क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ही डाउट्स आपके जैसे, मतलब हो सकता है आप लोगों को जो डाउट्स हो वो खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलो a11 निकालते हैं पहले। भैया आपने डिटरमिनेंट चेक किया ही नहीं, ऐसे कैसे डायरेक्ट एडजॉइंट पे चालू हो गए? क्योंकि अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो करना पड़ेगा ना आपको इसका डिटरमिनेंट चेक। चलो इसका डिटरमिनेंट भी तो निकाल दिया, तो चलो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। देखो c1 में क्या है? 0 है, तो सिंपल सी चीज, दो ही तो काम करने, तो एक्सपेंड कर देते हैं 2 से c1 से। ये छुपाया, ये छुपाया, तो ये हो गया -4 -2 -5 और -3। नहीं, माइनस का 3 नहीं है, सिर्फ 3 है, और ये हो जाएगा -2। ठीक है, अल्टरनेटिव चलते हैं साइन। ये छुपाया, ये छुपाया, फिर बचा 1 1 3 और -5। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर दो इसे फटाफट से। ये हो जाएगा 20 माइनस प्लस 6 -2 -5 -3 26 2 जा 42 माइनस, ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया प्लस का 16। तो इसका आंसर आ गया 8 और 5 58। क्या यही आ रहा है आप लोगों का इसका डिटरमिनेंट? आई थिंक यही आ रहा होगा, चेक करने लेते हैं। ठीक है, 58 ही आ रहा है ना? 58 आएगा। आई थिंक 58 ही आना चाहिए। 58 आ रहा है क्या? चेक करूँ एक बार। 4 5 20 और ये हो जाएगा 6। 26 2 42 होता है? नहीं,
36 टू 42 कहाँ होता है, ये तो गलती कर रहा हूँ, 52 होता है, तो ये 68 हो जाएगा और कोई बात नहीं है। हाँ तो इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब डिटरमिनेंट आ गया मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमारा काम हो गया। तो चलो अब हम एडजॉइंट पर काम करते हैं। अब देखो ये वाला बॉक्स अगर ध्यान से देखो तो ये सॉल्व किया हुआ है, तो इसको जो हटा दो तो ये डायरेक्ट 20 + 6 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यही आपको मैं बताना चाह रहा था कि डिटरमिनेंट निकालते समय हमारे तीन बॉक्सेस वैसे के वैसे बन जाते हैं। कैसे, अब ये देखो A12 वाला है, ठीक है, अब नहीं ये 21 वाला है, तो इस 21 को देखो ये और ये छुपाया, तो देखो सामने बॉक्स लिख रखा है, तो ये सामने बॉक्स हो गया -8। तो अब 12 को आप गलती से, वो 21 को आप गलती से यहाँ मत लिख देना, तो आपको ध्यान रखना है कि वो यहाँ लिखना है, तो ये जगह -8, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं लगा रहा हूँ, तो साइन भी लगाते जाऊंगा अभी। तो ये हो गया हमारा माइनस, तो ये दो प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको प्लस लिख देता हूँ, +8, ठीक है। A21 भी आ गया। अब हमें ए वाला चेक कर लेते हैं। अब ए नहीं, अभी हम 21 है, हाँ A21 चेक कर रहे थे, तो 21 हमने निकाला है। A12 तो ये छुपाया, ये छुपाया, तो ये हो गया कितना, -10, तो ये हो जाएगा +10, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, ठीक है, ऑड होता है। 1 3 चेक करते हैं, 2 3 = 6, तो ये तो इवन ही है। A22 ये छुपाए, ये छुपाए, तो ये हो गया -10, ये हो गया 0, तो -10 ही रहेगा क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 ये छुपाए, ये छुपाए, 2 3 = 6 और ये 0, तो 6 और माइनस का साइन आएगा सामने। A31 तो A31 के लिए हमने ऐसा कोई बॉक्स सॉल्व किया, नहीं सॉल्व किया, तो ये जगह -2, ये जगह -+4, तो ये हो गया 2, और A31 इवन नंबर है तो मतलब 2 ही रहेगा। A32 देखते हैं क्या छुपाना है, ये छुपाना है, ये छुपाना है, तो ये जगह -4 हो जाएगा -2, यानी कि -6, तो यानी कि +6, क्यों, क्योंकि वो एक ऑड नंबर है, तो +6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आ रही होगी। चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं, कहाँ थी बचा है ना, तो 3 और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जगह -8 जगह -2 यानी कि -10, तो ये सेम रहेगा। ये ब्लैक क्यों, तो ये क्या हो जाएगा। अब यही आप लोगों का शायद मेरे हिसाब से आप लोगों के भी एडजॉइंट बोल रहा हूँ, कोफैक्टर से ही निकले होंगे। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लो, और एक बार मैं भी थोड़ा सा दूर हट के देख लेता हूँ कि भाई क्या सही आए हैं। 26 ऐसे ऐसे करके, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सही तो है सर, कोई गलती तो नहीं हुई है। ओके ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा -8, ये -2, -10, और ये इवन नंबर है। अच्छा हाँ, तो ये हमारे सही है सारे। आप लोग एक बार चेक कर लेना, और अगर कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं बचा, क्योंकि अब हम लोगों ने कोफैक्टर्स बना लिए हैं। तो बस अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये वाला फॉर्म भी अब हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। और डिटरमिनेंट कितना आ गया, 68 आ गया, तो इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 68 आ गया, और साथ साथ अब हमारा फॉर्म हो जाएगा A इनवर्स B। अभी तक हम AX = B कर रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, X = A इनवर्स B। तो A इनवर्स के लिए A इनवर्स तो हमने ये निकालना है, क्या निकालना है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान रखना कि 12 को यहाँ नहीं लिख देना, क्योंकि हमें तो ट्रांसपोज लेना है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से काम चालू किया था, -6 2 6 और -10। तो ये आ गया हमारा A इनवर्स। A इनवर्स मतलब ये एडजॉइंट लिख दिया, और ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट, तो A इनवर्स भी हो गया हमारा। और B हमने बना लाया 1 3 और 9। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करके देखना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा, तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा। लेकिन मैं आपको रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहले 68 को अंदर मल्टीप्लाई मत करना। क्यों, क्योंकि इससे आंसर गलत नहीं होगा, बस आंसर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम वैसे भी पेपर में इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि ज़्यादा टाइम दें। तो चलो कर देते हैं। 26 + 8 = 24 + 2 9 = 18, 10 - 30 9 6 = 54, प्लस का 54, और ये हो जाएगा 6 - 18, ये हो जाएगा -19। तो x को भी अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, x y और z। तो चलो, अरे भाई इसको कैसे भूल गए आप, 1/68 को, वो भी तो रहेगा। तो चलो यहाँ कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, 10 की 0 के लिए 1, तो 50 + 18 68,
ये कितना हो जाएगा माइनस का 20, 64 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 34। ये कितना हो जाएगा 100, 108 माइनस 6 कितना होता है 108 माइनस 6 102 माइनस का 102 आई थिंक यही होता है। कहीं कोई गड़बड़ी क्यों लग रही है मुझे इस फ्रैक्शन में, ये वाला फ्रैक्शन में तो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है 102 वाला, बाकी तो सारे सिंपली आ गए हैं। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है, चलो निकाल देते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम लोग एक्स वाई जेड अंदर भेजेंगे उसे 68 को तो ये जाएगा 1, क्या किया मैंने 68 को 68 से डिवाइड किया, भैया ऐसा क्यों किया 68 तो मल्टीप्लाई में था, नहीं 1/68 मल्टीप्लाई में था, -102/68। तो ये आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने बस आप लोगों को एक बार रिवाइज कराने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो सीधे देखकर थोड़ा सा 1/2 हो जाएगा ना, 34 to 68 होता है। हाँ, और ये कितना जाएगा, ये कटेगा कटेगा जैसे 5 1 3 4 और कैसे बचा 17 से कटेगा ये 2 जा 3 जा। हाँ, तो इसको डायरेक्ट ले सकते हैं -3/2। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2 और z की वैल्यू -3/2। आप लोग एक बार चेक करो, तब तक मैं भी चेक कर लेता हूँ क्या यही आंसर आ रहा है। ठीक है, 4.64। हाँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -3/2। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि हाँ ये आंसर हम लोग ने निकाल लिया है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पहले ही बार में अच्छे से थोड़ा सा फोकस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सही तरह से आंसर लाएं, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है तो ये हमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करती है कि भाई कितनी बार करेंगे, ये बार बार तो कर रहे हैं फिर भी गलत आ रहा है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, चलो ठीक है, पंखा चालू करूँगा तो फिर आपके वीडियो में वॉइस जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत देगी आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्मी में फैन ऑफ करके ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बार बार जाना पड़ता है, स्वेटिंग होती है मुझे थोड़ी सी। चलो, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में प्रोसेस चल क्या रही है, हमें क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट चेक करना है, वो नॉन जीरो आएगा तो फिर हम इनवर्स के लिए जाएंगे। तो हमारा क्या बनाना है, ax = b, तो लास्ट में क्या बनेगा x = a इनवर्स b। a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स कैसे बनेगा, हमारे तीन इक्वेशंस की से जो कोफिशिएंट होंगे उनसे मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसके बाद माइनस निकालना है। माइनस का क्या काम है, वो तो माइनस का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, उसको 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो a इनवर्स हो गया, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आपको x y z से इक्वेट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भैया मुझे डरा रहा था, अरे ऐसे कैसे डरा रहा था भाई, आप लोग सर मेरे स्टूडेंट हो, ये क्वेश्चन आपको नहीं डरा सकता, खत्म कर देंगे अपन से। चलिए, अगर आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं डरा सकता। ठीक है, ये दे रखा है आपको, आपको कहता है कि फाइंड a इनवर्स एंड यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द इक्वेशंस ब्ला 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 2x - 3y + 5z 3x + 2y - 4z x + y - 2z = 11 - 5 और -3। अगर आप लोग ध्यान से देखो कि इधर से जो बनने वाली ए मैट्रिक्स है वो सेम ये लिख रखी है, तो इसके इनवर्स निकालने से आपको एक प्रॉफिट होगा कि जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे x = a इनवर्स b, तो आपके पास ऑलरेडी a इनवर्स मौजूद होगा। ध्यान से देखो, 2 2 -3 -3 5 5 3 3 2 2 -4 -4 1 1 1 1 -2 -2। तो देखो ध्यान से कि आपके पास ऑलरेडी ए मैट्रिक्स उनने यहाँ दे रखी है, तो पहले आपसे अलग से इसका इनवर्स पूछ लिया और उसके बाद बोला कि भाई जब इनवर्स निकालना है तो उसे इस इक्वेशन में डाल दो। तो एक जगह मेहनत करनी थी, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, तो कर लेते हैं। तो इसका पहले क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 छुपाए 2 -4 1 -2 -+3, ये छुपाए तो हो गया 3 - 4 1 -2 और माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5। ध्यान रखना, गलती नहीं करना बेटा, नहीं तो टीचर छोड़ेगा नहीं। चलो
आगे चलते हैं। तो क्या होगा 2 हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6, 3 टू जा माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 होगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। हाँ भाई इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? फटाफट से सॉल्व करो, मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है चलो कर देते हैं। ये तो 0 खत्म हो गया, ये कितना हो गया माइनस का 2, फिर कितना हो गया 1 तो प्लस का 5 3 टू जा 6 माइनस 6 प्लस 5 तो ये आ गया माइनस का 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हैंस सिंस इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, मतलब क्या है कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। भैया ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है बार बार कि एक आध जगह जाके इसका मतलब डिटरमिनेंट है वो एग्जिस्ट ही ना करे। तो बेटो ध्यान रखो अगर वो क्वेश्चन आपको 4 नंबर में, ठीक है बच्चों, भाई मैं जनरली इस चीज़ पर, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो लड़कियां भी होंगी लड़के भी होंगे, तो मैं बेटे बेटे बोलता हूँ, तो ध्यान रखना कुछ लोगों को इस चीज़ से दिक्कत हो जाती है। ठीक है तो भाई मैं ध्यान रखना थोड़ा सा कि सबको पढ़ा रहा हूँ। हाँ हम लोग कहाँ थे? हाँ कहाँ थे? डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है -1 होता है। अब डिटरमिनेंट तो आ गया, नॉन जीरो आया, नॉन जीरो आया तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। A11 A12 A13 निकालो। अरे वो वाला मिटा दिया, नहीं तो अभी तक कॉपी में से ऊपर के ऊपर जल्दी से देख के लिख लेते हैं तो भैया से तेज कैलकुलेशंस हो जाती हैं हम लोगों की। करो फिर से वापस से करना पड़ेगा। ये जाएगा माइनस का 4, ये जाएगा प्लस का 4, तो ये हो गया 0। ठीक है हाँ तो आप लोग मेरे से तेज कैलकुलेशंस कर लेना। ठीक है चल करते हैं भाई। A12 बोले तो A12 ये छुपा है -6 + 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा 1 2 फिर 1 3 हो जाएगा 3 - 2 1 तो ये इवन ही रहेगा 2 1 2 2 2 3। चलो तो ये तो हो गया हमारा। ये तो आ गया। अब 2 1 पर चलते हैं। ठीक है 2 1 बोले तो ये छुपा क्या थोड़ा सा दूर से, हाँ ये छुप गया ये छुप गया -6 + 6 -5 तो ये हो गया 1, तो ये साइन चेंज हो जाएगा इसका 2 2 तो ये छुपाया तो हो गया -4 -5 तो ये हो गया -9। इवन नंबर है तो सेम रहेगा A2 3 ये छुपाया 2 + 3 तो ये हो गया 5 और ये इवन नंबर है तो हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर, सॉरी इवन नहीं है ये क्या है हमारा ऑड नंबर है, इसके कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है चलो तो अब हम लोग 3 1 पर आते हैं। A31 A32 A33 3 1 ये छुपाया 4 3 12 12 -10 2 फिर आ गया हमारा 2 3 2 इवन नंबर है 3 + 1 4 होता है, साइन भी चेंज नहीं करना है 3 2 ये छुपाया ये हो जाएगा -8 और 15 तो -8 और 15 कितना होता है वो होता है 23 -23 हो जाएगा तो ये इवन नंबर है तो डायरेक्ट 23 वो ऑड नंबर है सॉरी। ठीक है और A33 बचा तो ये जाएगा 4 4 - +9 तो ये जाएगा प्लस का 13 और 13 हो जाएगा 3 + 3 6 होता है जो कि एक इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लिया। इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत? क्योंकि भाई आया हमने देखा ही है वैसे तो ट्रांसपोज तो लिया है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग किस तरह से लिखते हुए जा रहे हैं तो आपको इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कुछ बच्चों को यहाँ डाउट आ सकता है तो मुझे मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये 1 1 के साथ 1 2 यहाँ लिखता है और 1 3 यहाँ लिखते हैं, उसके बाद में इसका ट्रांसपोज लेता, लेकिन एक्चुअली में मैंने लिखा ही इस तरह से कि मैं इसको इस तरह से अगर सीधा लिख दूंगा तो ये एक्चुअली क्या होगा ट्रांसपोज ही हो जाएगा। तो क्या होता है कि यार शोर आ जाता है बीच बीच में एकदम से, है कोई लौकी बेच रहा है कोई कद्दू बेच रहा है तो वीडियो में इन्वॉल्व ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ बीच में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा इनवर्स आ गया, तो अगर ये माइनस का है तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भैया देखो इतने सारे माइनस है तो उससे क्या होगा हम लोगों का काम ही बचेगा। बस ध्यान रखना कि जहां जहां माइनस नहीं है वहां माइनस लगा दिया जाए।
ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अगर ये इनवर्स आ गया है तो मैं ये सबको मिटा देता हूँ। तो ए इनवर्स, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, ए क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा, ए इनवर्स लिखूंगा ना भाई। ठीक है, तो चलो फटाफट से काम कर देते हैं। चलो तो ये मिटा देता हूँ मैं, अभी सबका कोई काम नहीं है क्योंकि हमने ए इनवर्स निकालना है। तो डायरेक्ट काम करते हैं, क्या करते हैं, ए इनवर्स को यहाँ लिखता हूँ मैं। तो ए इनवर्स ये हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। ये हो गया आपका ए। अब ये ए इनवर्स आप लोग निकालना है। तो हमें यही बोला गया था, पहला क्वेश्चन यही कहता था कि भाई फाइंड ए इनवर्स, तो आपने ए इनवर्स निकालना है। और उसके बाद कहता है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व दिस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। और ध्यान से देखो कि इसका भी वही बन रहा है। तो हमारे पास जो ए इनवर्स है इससे हमारा काम हो जाएगा। तो वहां की बी उठा लो, 11 -5 -3। तो ये ए इनवर्स जब आ गया आपके पास तो आपको एक बीच में लाइन लिखनी है कि सिंस द मैट्रिक्स वी received from these equations is similar to the matrix given in the question which is A। ठीक है, तो बस ये जैसे ही लिख दोगे तो A इनवर्स का काम भी हो जाएगा आपका। तो आपको इसी का यूज करना है और इसी को सॉल्व करना है, x y और z। तो अब हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लाई, 0 -5 +6 -22 -45 +9 69 -11 -25 +39। तो ये आ गया हमारा x y z। इंक डालनी पड़ेगी मुझे, तो चलो इंक डालता हूँ मैं थोड़ा सा, 1 सेकंड का टाइम देना मुझे फटाफट से। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये क्वेश्चन जो था कोई अलग नहीं था, सेम था, बस इसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी बड़ी कर दी। इस क्वेश्चन में ऐसा मुझे नहीं लगा कि कुछ एक्स्ट्रा था, बस थोड़ी सी फ्रेमिंग को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं आपको हम स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर एक डराने के लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप लोग डर जाओ और फिर आप लोग जाओ ऋषभ भैया के पास और ये क्वेश्चन वही कराएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। और चलो हमारा डिटरमिनेंट भी खत्म हो गया ये चैप्टर। इसके बाद मिसलेनियस आ गई है। और जनरली में क्या होता है कि मिसलेनियस को सॉल्व कराता नहीं हूँ। क्यों नहीं कराता हूँ? क्योंकि इसका एक रीज़न है। हाँ, इसका एक रीज़न ये है कि क्या होता है कि अभी तक हम जो 5 से 6 एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज, एक तो एलिमिनेटेड है, 5 एक्सरसाइज पढ़ ली है। इन्हीं के क्वेश्चंस जो अलग तरह से पूछे गए हैं, फ्रेमिंग चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंजेस डाल के, ये सारी चीज़ें मिसलेनियस में पूछी जाती है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि बच्चे पहले 2 दिन खुद ले उस मिसलेनियस को सॉल्व करें। तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा मिसलेनियस का, वो डायरेक्टली मत देख लेना। आपको पहले खुद से उस क्वेश्चंस को मिसलेनियस में पूरा घूमना है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। जब आप लोग ट्राई कर लेंगे, उसमें से ऐसा होगा एक बच्चे से पूरी मिसलेनियस में एक क्वेश्चन तो बनेगा जो सबसे वीक होगा, फिर जो मॉडरेट बच्चे होंगे उनसे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो अच्छे से वीडियो देखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे सारे कॉन्सेप्ट को, तो उनसे 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, या 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। तो मेरे सारे वीडियोस के लेक्चर देखने के, जब तक चैप्टर चलता है तब तक आप लोग रेगुलर देख सकते हो, और उसके बाद आप लोग 1 दिन का टाइम लेके पहले खुद से मिसलेनियस सॉल्व किया करो और उसके बाद जाकर मेरा वीडियो देखना। तो इससे क्या होता है कि देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, तो ये और सॉल्व कर देते हैं तो हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। कितना 1, ये हो जाएगा 5 7 7 और ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 36, तो ये 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व खत्म। हाँ, मैं क्या कहने चाह रहा था कि देखिए, मैं पिछले साल भी दो नहीं, जितने भी बच्चों को पढ़ाया मैंने, 6 बच्चों को पढ़ाया, तो उनको पढ़ाया, उससे पहले कुछ बच्चों को पढ़ाया। एक्चुअली मैं सारे बच्चों से एक बात कहता हूँ, और वो क्या कहता हूँ, वो मैंने जो सीखी है कि यार अगर आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं है ना, लॉजिकल थिंकिंग मतलब कहने का मतलब होता है कि अगर आप लॉजिक्स को नहीं सोच सकते ना, तो आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। आप लोग अच्छे मार्क्स ले आओगे, लेकिन जब भी नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपसे नहीं बनेगा। और अभी 12th के बाद जब आप लोग एक्चुअल मैथ्स में जाओगे, एक्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ोगे, तब तक आप लोग देखोगे कि यार 12th तक तो मैथ्स बन जाती थी, 12th के बाद मैथ्स नहीं बनती है। और वो लिटरली उसका जो रीज़न है सबसे बड़ा, वो यही है कि बच्चों ने 12th क्लास तक पढ़ लिया लेकिन अपनी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करी।
तो मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे को बोलने की कि सबसे बड़ा मोटिव जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे लॉजिकल थिंकिंग। कि आपने अगर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर ली ना, लॉजिक्स डेवलप करना सीख लिए, तो आप लोगों को पेपर में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह की फ्रेमिंग से आ जाए, आप लोग उसे सॉल्व कर लोगे। तो इन क्वेश्चंस को रटना नहीं है। कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे मार्क्स लाते होंगे, अच्छे टॉपर होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस को जनरली रटते होंगे, तो उन लोगों को बाद में जाके प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मैं भी एक अच्छा बच्चा रहा हूँ, मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो मैंने 12th के बाद ये चीज़ सीखी। क्योंकि मुझे 12th तक सिर्फ इतना पता था मार्क्स लाना है और ख़त्म करना है, ठीक है। तब तक मेरे दिमाग में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं कि एक्चुअली में मुझे फ्यूचर में करना क्या है। लेकिन जब मैं बाहर गया, मैंने सीखा, तो तब मैंने देखा कि नहीं, मैथ्स को एक्चुअली में पढ़ा जाता है। मेरे एक सर से सीखा कि लॉजिक्स डेवलप करके पढ़ा जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे उसका सही रीज़न जानते हैं, सही लॉजिक्स जानते हैं, तो आप लोग कोई भी पेपर हो उस वर्ल्ड का आप लोग इजीली क्रैक कर लोगे। और अगर आपके लॉजिक्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, आप गलत तरीके से भी सही आंसर ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाकर आपको दिक्कत देगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब ये 15 क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन जो लास्ट बचा हुआ है, इसे और खत्म करते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है बट प्रॉब्लम है। और आलू प्याज बेच रहे हैं ये लोग, तो देख लेते हैं क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, मतलब चावल, गेहूं और प्याज बेच रहे हैं। भाई ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ यार। ये रसगुल्ले, मिठाई, रसमलाई, केसर पेड़ा, इस तरह की बातें करते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या है, प्याज, गेहूं, राइस, चलो इन्हीं को बेच लेते हैं। मतलब एनसीईआरटी वाले भी समझ सकते हैं कि यार 4 किलो अनियन, 3 किलो व्हीट, 2 किलो राइस, है तो मुझे लग रहा है कहीं राशन बट रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से मैं लिखवाता हूँ। देखो कैसे, लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन बी एक्स, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ wheat बी वाई, लेट द कॉस्ट ऑफ राइस बी जेड, ठीक है। तो भाई कॉस्ट है तो रुपीस में ही होगी, तो रुपीस लगा लीजिएगा। अब हमने क्या किया कि अनियन की कॉस्ट को एक्स ले लिया, व्हीट की कॉस्ट को वाई ले लिया और राइस की कॉस्ट को जेड ले लिया। तो अब हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 4 kg अनियन प्लस 3 kg व्हीट 3y प्लस 2 kg राइस इज 60। अब आप लोगों को क्या दे रखा है, आपको एक्चुअली में 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस की एक इकट्ठी प्राइस दे रखी है, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर नहीं दे रखा कि भाई आपको राइस इतने में मिल रहा है, गेहूं इतने में मिल रहा है और अनियन इतने में मिल रहा है। आपको क्या है कि इकट्ठा दे रखा है। तो इकट्ठा दे रखा है तो भाई उसकी कोई प्राइस होगी। तो 4 किलो में मैं जैसे समझो कि 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। फिर इसमें मैं कुछ का 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और राइस 5 रुपए किलो मिल रहा होगा तो हो सकता है मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 हो जाएगा। तो इन सबको मिलाकर 60 हो रहा है। अब इस तरह से कुछ ना कुछ हो रहा होगा और अदर कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं ना। 60 को तो कितनी तरीके से बनाया जा सकता है अगर इन तीन नंबर के मल्टीप्लाई करें। तो इक्वेशंस बनाने के लिए आपको पहले एक्स वाई जेड मानना पड़ेगा उनकी पर्टिकुलर प्राइस को, और उसके बाद जो आपको एक्चुअली में बोल रखा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60। तो इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलो इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन प्लस 4 kg व्हीट प्लस 6 kg राइस इज 90 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg व्हीट प्लस 3 kg राइस इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, मतलब आपको पर्टिकुलरली पर केजी का हर एक आइटम का प्राइस निकालकर उन लोगों को बताना है। तो इसको भी हम लोग मैट्रिक्स मेथड की तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे हम अभी तक एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल रहे थे, यहाँ पर भी निकाल लेंगे। तो एक्स वाई जेड की हमें पर्टिकुलर वैल्यूज पता लग जाएंगी, तो हमें पर्टिकुलरली हर एक चीज का पर केजी ऑफ प्राइस पता लग जाएगा। तो चलो ए बना लेते हैं पहले। ये क्या कहती है, 4 2 6 3 4 2 2 6 3। अरे भैया ये तो हमें आता है, आप क्यों सॉल्व कर रहे हो, ये तो हम ही सॉल्व करके आपको कमेंट में फटाफट से आंसर दे देंगे। अब आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि हमें समझ आ गए हैं। मुझे अगर लगता है कि ऐसा कोई कमेंट बच्चा करेगा ही करेगा। चलो तो पहले क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसीलिए
रो से क्या करो, एक्सपेंड कर दो, 4 6 2 3। अब इस बार मैं इस बॉक्स को नहीं मिटाऊंगा, क्यों? क्योंकि इधर से हमें 3 कोफैक्टर मिल जाते हैं, 2 6 6 3 प्लस 2 2 4 6 2, ये कितना हो जाएगा 4 4 3 12 माइनस 6 2 12 खत्म, माइनस 3 2 3 6 माइनस 36 प्लस 2 2 2 4 माइनस 24। तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, ठीक है। चलो ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं, ये मिटा देता हूँ, आगे इक्वेशंस तक रहने देता हूँ। थोड़ा सा क्या जगह की कमी है, आप लोगों के साथ जुड़ोगे जल्द से जल्द, फिर मैं कोशिश करूँगा कि बड़ा बोर्ड भी ले आऊँगा। अभी तब तक हमारी लाइव क्लासेस चालू नहीं होती, तब तक इसी बोर्ड पर काम चलाते हैं। ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। ये हो गया माइनस का 30, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 90, और ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस 40, नहीं माइनस का 40। तो आपका डिटरमिनेंट आ गया 50, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। हेंस क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप लोगों की एक्स वाई जेड की वैल्यूज इजीली मिल जाएंगी। तो चलो हो गया काम। अब हम लोग क्या बनाते हैं, एडजॉइंट बनाते हैं। तो एडजॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इस चीज को मिटा दे, नहीं इस चीज को इस बार नहीं मिटाना है। a11 a12 a13, ध्यान से देखो ये तीनों आपको मिल गए। कैसे मिल गए, अरे यार मैंने वो वाली मैट्रिक्स तो मिटा दी, चलो यहाँ बना देता हूँ वापस से। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, चलो ये यहाँ में बना दी मैंने। तो अब अगर ध्यान से देखो तो मुझे a11 का जो कोफैक्टर निकालना है 4 6 2 3 ये रखा है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0, खत्म, ठीक है। अब 2 6 6 3, अब मुझे ये निकालना है, तो ध्यान से देखो 2 6 6 3, तो ये वाला बॉक्स में मैं सॉल्व कर रखा हूँ। तो इसका आंसर कितना आया था, माइनस का 30 आया था, और ये ऑड नंबर है तो प्लस का 30 हो जाएगा। 1 3, ये छुपाऊंगा ये छुपाऊंगा, देखो 2 4 6 2 ये रहा, इसका आंसर कितना आया था, माइनस का 20, और ये इवन नंबर है, 1 + 3 4 होता है, जो कि इवन नंबर है, मतलब इसमें साइन माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो देखो फटाफट से हमने क्या किए, इसकी मदद से 3 कोफैक्टर इजीली सॉल्व कर लिए और इजीली निकाल लिए। तो बस इसी तरह से आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आप डिटरमिनेंट निकालते टाइम इन्हीं कोफैक्टर का यूज करके वहीं लिख लो, तो आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। चलो आगे आते हैं, a21 a22 a23 a31 a32 a33, a21 ये छुपा है 3 3 9 9 - 4 5, तो इवन नंबर ऑड नंबर है, 2 + 1 3 होता है, जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए माइनस का साइन का मल्टीप्लाई होगा 2 2, ये छुपा है 3 4 12 -6 2 12, तो ये भी 0 हो गया। 2 3 ये छुपा है 4 2 8 -18, जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 10 तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा दूर, हाँ दूर से देख लूँ ये सही किया इसने। 2 3 4 2 8 -18, तो ये माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 10 ये ऑड नंबर है तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आई होगी, आप लोगों ने भी इसी तरह से कुछ निकाल रखा होगा। हाँ तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, 3 1 पे, ये छुपा 18 - 4 8, तो ये 10 हो गया। 3 1 देखो ये छुपा है 6 3 18 18 - 8 10 हो गया, तो इवन नंबर है। 3 + 1 4 इवन होता है, इसलिए हमें माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 2 6 4 24 -4, ये 20 माइनस का 20, 3 3 4 16 16 -3 2 6, तो ये जाएगा 16 - 6 10, तो ये भी तो ये आ गया हमारा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होता है, हमें हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ए इनवर्स भी बनेगी। तो अब हमारा सारा काम हो गया। तो अब हम लोग ये सब मिटा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं। अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, तो ए इनवर्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ बनाता हूँ मैं ए इनवर्स। तो इसको ध्यान रखना कि इसका ट्रांसपोज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्ट इस तरह से लिखा है, तो आपका काम यहीं के यहीं सीधा हो जाएगा। ए इनवर्स बी क्या रहा आपका, बी रहा 60 90 और 70, और 1/50 का डिवाइड भी तो करना है। क्यों भाई, क्योंकि वो डिटरमिनेंट है, तो तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो बस अब हम लोग इस सब को मिटा सकते हैं। इस सब की आई थिंक किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो x = a इनवर्स b,
तो इनवर्स ईयर आप चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इक्वल्स टू 1/50, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0, ये जाएगा -450, और हो जाएगा +700। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना होगा, 1800, 0 प्लस माइनस का 1400। ठीक है, इसको लिख लो चाहो तो 0 + 700, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1200, माइनस का 900, प्लस का 700। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/50, ये हो गया आपका 700 - 450, तो माइनस का 250 तो प्लस का 250 हो गया, ये हो गया 400, ये कितना हो गया, माइनस का 300, ये 400, ये भी 400 आ गया, 400 जाएगा ना, 9 7 16। हाँ, तो अंदर डिवाइड कर दोगे, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, x y z की वैल्यू। ठीक है, क्या हमने सबको सही किया है? ठीक है, तो हाँ, तो हम लोगों ने सब कुछ आई थिंक सही किया है। तो आपकी, अब देखो यहाँ तक तो ये मिटा लो, ये वाला काम हो गया। ठीक है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी लिखना मत भूलना, पर केजी, ये ध्यान रखना, पर केजी क्यों लिख रहा हूँ मैं पर केजी, क्योंकि हमें पर केजी पूछा है। तो यहाँ से निकल गया क्या, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू 8। तो यहाँ पर लिख दो द कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी इज ₹5, निकाल रहा है। द कॉस्ट ऑफ wheat पर केजी इज ₹8। द कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी इज ₹8। तो ये रहा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि यही आया होगा। हम लोग एक बार पीछे और जाकर चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। 4.6, हाँ, तो ये बिल्कुल सही आया है। तो चलो, तो अब आपकी एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। और ये 2 वीडियो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगा कि भाई कॉपी पेन लेकर बैठें और इन 2 क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से करें। क्यों अच्छे से करें? क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी आपने अभी तक अभी सैम्पल पेपर खरीद रखा होगा या प्रीवियस ईयर जो भी सीनियर से बुक ले रखी होगी, तो जब आप वहाँ पर उस बुक को खोलोगे और देखोगे कि पिछले साल आपको 15th और 16th क्वेश्चन एज इट इज ही आए हैं, मतलब सिर्फ डिजिट चेंज करी है, लेकिन पूछा इसी तरीके से गया है। मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि ये वीडियो और इससे पहला वाला वीडियो जिसमें इसी एक्सरसाइज का सॉल्व कराया मैंने, तो आप इस 2 वीडियोस को अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्लस अब हम लोग मिसलेनियस खत्म करके 2 या 3 लेक्चर में हमारी मिसलेनियस खत्म हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस में आई थिंक कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग मिसलेनियस से डिलीट कर दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 30 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 31 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 32। देखो एग्जाम्पल नंबर 32 में बोल रहा गया है कि भाई 2 मैट्रिक्स का, 33 में बोला गया कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, उससे इक्वेशन सॉल्व करो। तो आप लोग देखोगे कि आपको समझ में आएगा, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किसी की लिंक है, किसी का ए इनवर्स है। 34 कैंसिल है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फिर 3 करना है, 2 भी घटा, 4 भी हट गया, 5 6 भी हट गया, 7th करना है, 8th 9th। 8th तो देखो वेरीफाई करने वाला है, 9th और 10th अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा 11 to लेकर 15 तक सब कैंसिल कर दिए। फिर 16th क्वेश्चन बहुत अच्छा है मिसलेनियस का, इस तरह का क्वेश्चन भी मिलता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अगर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 18th क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप लोग, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बोल रखा है कि मल्टीपल चॉइस को आपको सब्जेक्टिवली ही देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 और आपकी मिसलेनियस खत्म, मतलब आपको मैक्सिमम 2 वीडियोस लगेंगे। 2 वीडियोस में हम लोग पूरी मिसलेनियस खत्म कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखें, उससे पहले एक बार मिसलेनियस खुद से देखें और कम से कम 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे निकाल कर लाएं। कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे निकाल कर लाएं जिनके सही आंसर आप लोग निकाल पा रहे हो और आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप लोग ऐसा कर पा रहे हो, मतलब आप लोगों को डिटरमिनेंट अच्छे से समझ आया है। ठीक है, तो मिसलेनियस को टीचर से पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कीजिए। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।